कल हमने फर्स्ट सम सोल्व किया था। आई होप कि आपने सभी ने कर लिया होगा अनसोल्व सम भी। अब उसके बाद आपको कुछ बताए जाते हैं, कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस और कुछ एक वर्ड के साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। कुछ एक वर्ड जो हमारे अकाउंट में यूज किए जाने वाले हैं, जो हमने स्किप किया था। डिस्काउंट हमारी 2 टाइप्स कैटेगराइज करके हमारे साथ डिस्कस की गई है। पहला हमारा ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हमारा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दो ऐसे डिस्काउंट्स हैं वो आपको मिलते हैं अगर आप गुड्स बाय कर रहे हो, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आपको अलो करने पड़ते हैं। तो अगर आप बाय करते हो तो आपके लिए क्या है, ये आप गुड्स बाय कर रहे हो, आप माल खरीद रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल रहा है, मिलेगा आपको तो आपके लिए क्या है, ये एक तरीके का प्रॉफिट है कि नहीं है, एक तरीके का गेन है हमारे लिए, है कि नहीं। तो ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है डिस्काउंट आपका। तो अगर आपको मिल रही है तो आप क्या करोगे, इसे इनकम एंड गेन क्या होते हैं, क्रेडिट। और अगर आपको देनी पड़ रही है, आप गुड सेल कर रहे हो, डेबिट, क्योंकि आपके लिए फिर क्या है, लॉस। अब हम बात कर लेते हैं इनकी नेचर की। जैसे आपके किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है, लिस्टेड प्राइस, प्रिंट रेट, 3-4 नाम है इसकी, ये आपको बेसिकली लिखे होते हैं। इन पे एक सर्टेन परसेंटेज से सभी कस्टमर को, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं होती, सभी कस्टमर को अलो जो किया जाता है वो हमारा कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट, जो हम बिजनेस करने के लिए अलो कर रहे हैं सभी को। जैसे हम मान लेते हैं हमारी बुक का प्राइस, जो बुक का लिस्टेड प्राइस है वो हमें दे रखा है 400 रुपीज, हमें ट्रेड डिस्काउंट किया जाता है 10%, तो हमें बुक कितने में मिलने वाली है, 360 में। अब ये नहीं है कि हम बुक खरीदने गए तो हमें 360 में मिल रही, किसी और को 400 में मिल रही, ये सभी को अलो करता है बिजनेस में। इसका हम बिजनेस के अकाउंट जब मेंटेन करते हैं तो हम कहीं भी इसका रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये सभी टाइप के कस्टमर को हम अलो करते हैं। नेक्स्ट है हमारी कैश डिस्काउंट। जब हम बुक लेने गए 360 की मिलेगी बुक आपको। कई बार ये होता है कि जो हमारा बिजनेसमैन होता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कैश डिस्काउंट अलो करता है, ताकि आप क्विकली पेमेंट कर दो, डिले ना करो पेमेंट में। कहीं आप ये भी 360 भी उधार के खाते में लिखवा के ना चले जाओ। तो वो कहता है कि अगर आप कैश पे करते हो ना तो मैं आपको ये बुक देने वाला हूं ना, एक बार देख लेते हैं, 10% और अलो करते हैं कैश डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट हम और अलो कर देते हैं। किसका, 360 का नहीं, यहाँ पे आपको दी जाएगी, केसेस दिए जाएंगे कि आपको कैश डिस्काउंट किस प्राइस पे देना है, लिस्टेड प्राइस पे देना है या फिर जो आपका प्राइस आपको पे करना है उस पे देना है, वो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया जाएगा। तो एक बार के लिए हम अपनी कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए हम इसे ले रहे हैं कि हमें ये अलो करनी है हमारे लिस्टेड प्राइस पे। तो 40 का फिर से 10%, 400 का सॉरी, तो अब हमें 320 पे करनी है, 320 रुपीज हमें पे करनी है अगर हम कैश में पे करते हैं। तो ये जो कैश डिस्काउंट है ये केवल उन कस्टमर को अलाउ की जाती है जो क्विकली पेमेंट करते हैं, जो टर्म एंड कंडीशंस बिजनेसमैन ने रखी है उसके अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर रहे हैं, तो ही ये कैश डिस्काउंट आपको मिलेगी। और इसका रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे, इस वाले का हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। हम बिजनेस में जब बुक्स रिकॉर्ड करेंगे, हमने बाय की तो 360 की ही रिकॉर्ड करेंगे, न कि उसकी एमआरपी प्राइस। अगर हम रिटर्न भी करें तो भी इसी प्राइस पे रिटर्न करें, इस प्राइस से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हम कैश डिस्काउंट रिसीव करें उस केस में हम दोनों तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। 360 भी अगर हमारा
जो ट्रेड डिस्काउंट अलो करने के बाद का प्राइस है, तो ये हम ये भी नोट करेंगे, 40 रुपीज कैश डिस्काउंट के भी नोट करेंगे और 320 ये भी रिकॉर्ड होंगे। उस केस में हमारे तीनों ही प्राइस रिकॉर्ड हो जाएंगे। कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, एक बार एक एग्जांपल के थ्रू, इसी एग्जांपल को अगर हमें रिकॉर्ड करना हो, हमने बुक बाय की, हम बाय करने वाले हैं, अगर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी, बुक्स हमारे लिए अगर माल होगी तो हम परचेज लिखेंगे, नहीं तो हम क्या लिखेंगे, बुक्स या स्टेशनरी तो नहीं लिख सकते, बुक्स को हम बुक्स अकाउंट डेबिट, अगर हम ऐसा मान रहे हो डेबिट होगा कि नहीं होगा, कितना डेबिट करेंगे अब हम, ट्रेड डिस्काउंट अलो होने के बाद जो प्राइस रह जाता है 360 की बुक्स है, ये हम रिकॉर्ड करेंगे। बुक्स अकाउंट डेबिट, बुक्स की जो वैल्यू है वो 360 की ही है, हमने 320 की मिली वो एक अलग बात है, क्योंकि हमने क्विकली पेमेंट की है। तो हम बुक्स अकाउंट डेबिट करेंगे 360 से, तो हम क्या करेंगे, बुक्स देखो रियल अकाउंट होगा, एसेट्स होगी हमारी, इसीलिए हमने डेबिट किया, बिजनेस में आ रहा है। उसके बाद कैश डिस्काउंट हमें मिली है, तो एज ए गेन हमारे लिए क्रेडिट करेंगे, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो डिस्काउंट रिसीव 40 रुपीज। उसके बाद कैश हम दे रहे हैं, कैश रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, तो कैश हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा 320। तो तीनों के तीनों प्राइस रिकॉर्ड होगी कि नहीं होगी। बाई चांस अगर हमें ये बुक वापस करनी पड़ जाए, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। उसके बाद एक वर्ड आपको दिया गया है कंपाउंड जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री कई बार क्या होता है, देखो जैसे हमें 1 जनवरी को रेंट भी पे करना होता है, सैलरी भी पे करनी होती है, और कई बार हमें प्रीमियम भी पे करना होता है इंश्योरेंस का, अगर हमने गुड्स का इंश्योरेंस करवा रखा है। सेम ही डेट को सिमिलर सिग्नेचर की ट्रांजैक्शन हमारी होती है, उस केस में अगर हम अलग अलग एंट्री करें तो एंट्री क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है टू कैश 2000, सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट, सेम अमाउंट में लिख रहा हूं एक बार, टू कैश 2000, और फिर प्रीमियम अगर हमने पे किया तो हमारे लिए एक्सपेंसिव ये प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा 2000 और टू कैश। एक तो हम ये 3 एंट्रियां करें और एक तीनों को मिलाकर के एक ही एंट्री कर दें। इसमें देखो कॉमन क्या है, कैश कॉमन है ना। अगर किसी ट्रांजैक्शन में अगर एक ही दिन वो हो रही ट्रांजैक्शन, अगर अलग अलग डेट को हो रही, फिर तो आपको अलग अलग करनी ही होंगी। अगर सेम ही डे को ट्रांजैक्शन अगर हो रही है और उसमें एक कॉमन अकाउंट है आपका, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड जर्नल एंट्री कर सकते हो। मिश्रित जर्नल एंट्री जिसे हम बोलते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हो, आप अलग अलग लिखने की बजाय तीनों जगह कैश सेम ही तो है, एक ही तो अकाउंट है हमारा। कैश हम क्या करते हैं, टू कैश 6000 और डेबिट एक तीनों को करते हैं। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट और प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तो ये जो हमारी एंट्री है संयुक्त एंट्री है कि नहीं, तो इस टाइप्स की एंट्री को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। अब नेक्स्ट आपका एक और टॉपिक है छोटा सा, ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करते हैं तो पहली एंट्री जो हम करते हैं वो ओपनिंग एंट्री होगी। अब पहली एंट्री कब हम करते हैं, जैसे अगर हम बिजनेस रन करते हुए अगर हमें टाइम स्पेंड हो चुका है, जैसे अगर हम सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फिर से बनाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग जो साइकिल है फिर से रिपीट होने वाला है। तो उस केस में लास्ट ईयर के जो हमारे पास एसेट्स
और लायबिलिटीज का जो बैलेंस होगा वो हमें नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, क्योंकि बिजनेस तो हम रन ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर में इनका जो बैलेंसेज है वो हम क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड, जिसके लिए एब्रिविएशन यूज की जाती है CF। तो कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हम। अब नेक्स्ट ईयर में जैसे ही हम सेकंड ईयर में एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, हम इनको क्या करेंगे, बोर्ड फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। CD और BD, बैक टू बैलेंस CD और टू बैलेंस BD भी यूज होता है, कैरी डाउन और बोर्ड डाउन। तो ये दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन यूज की जा सकती है। अब बैलेंसेस, जब हम लास्ट ईयर की जो बैलेंसेस थे हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी की, वो अगर हम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं तो उनके लिए जो एंट्री बनती है उन्हें बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री में आप एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंस ही लेकर के आओगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स के तो आप ट्रांसफर कर चुके होते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, केवल उन्हीं के बैलेंसेस आपके पास रहते हैं। अब उस केस में जब आप बैलेंस लेकर के आते हो, एसेट्स हमेशा हमारा क्या शो करती हैं, डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटी हमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट ईयर में आओगे तो आपने एसेट्स को क्या करना है, डेबिट करना है। जैसे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अगर लास्ट ईयर के आपके पास फर्नीचर अभी भी है तो आपके अकाउंट में आएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट, एंड कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, जो भी बैलेंसेस आपको दे रखे हैं सभी आप रिकॉर्ड करोगे। इस तरीके से आप डेबिट करोगे सभी का। टू आप क्या करोगे, कैपिटल टू जो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी है, चाहे वो किसी भी, अगर हमें नेम रखा तो नेम लिखेंगे। मैं तो यहाँ पे कॉमन यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इनका बैलेंसेस लिखेंगे। कुछ एक केसेस में आपको क्या क्या मिलेगा, एसेट का बैलेंस दे रखा है और लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है। आपको कैपिटल फाइंड आउट करनी होगी, तो कैपिटल एसेट में से अगर आप लायबिलिटी लेस कर दोगे तो कैपिटल भी रहेगा हमारे पास। कुछ एक केसेस में हमें एक और सिचुएशन दी मिल सकती है, हमें कैपिटल का बैलेंस भी दे रखा है, हमें आउटसाइड लायबिलिटीज का बैलेंस भी दे रखा है, हमें एसेट्स का बैलेंस भी दे रखा है, लेकिन ये दोनों का जो टोटल है वो मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा, उस केस में हमारे पास एक हिडन एसेट्स है कि नहीं, क्योंकि एसेट और लायबिलिटीज का बैलेंस हमेशा इक्वल होता है। तो हमारे पास जो हिडन एसेट्स है वो कौन सी है, गुडविल, उसे आपने गुडविल के रूप में ट्रीट करना है। अगर आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज का बैलेंस आपको जो एसेट्स दे रखे हैं उनके बैलेंस से ज्यादा हो, कम हो, तो यहाँ पर कुछ आएगा। उस केस में कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व ऐसा कुछ आता है, लेकिन वैसी सिचुएशन आपको अभी यहाँ नहीं मिलने वाली। आपको ये सिचुएशन मिलेगी कि लायबिलिटीज और कैपिटल का बैलेंस ज्यादा होगा आपके एसेट्स के बैलेंस से, तो आपने यहाँ पे गुडविल के रूप में शो करना है। ये थी आपकी ओपनिंग एंट्री। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा हम सोल्व करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन। पूरा सोल्व कर लें, बोर तो नहीं हो रही? चलो सभी से सोल्व ही करवाते हैं, मैं सोल्व नहीं करता, आप मेहनत करोगे। हम दो पार्ट्स बना लेते हैं जिसमें हम जर्नल एंट्री करेंगे, ताकि एक ही बार में हमारी सारी जर्नल एंट्रीज हो जाए। सबसे पहले आपको दिए गए हैं एसेट्स, कैश 15,000, बैंक बैलेंस 5,000, शो 40,000, फर्नीचर 3,600, डेटर 24,000। उसमें आपको क्लासिफिकेशन भी दे रखा है, डेटर्स कौन से एक्स वाई जेड हैं। लायबिलिटीज आपको दे रखी है, बैंक लोन 10,000, क्रेडिटर 12,500 अजय है जिसमें है 5,000 का, विजय है 7,500 का। और फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द अप्रैल 2011। ये हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं 2011 में। हमें क्या करना है, इनको रिकॉर्ड करना है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या दे रखा है, बैलेंसेस दे रखे हैं, एसेट्स और लायबिलिटी के। शाबाश, अब सबकी बारी आएगी, फटाफट कर जाओ। यहां से स्टार्ट करते हैं, खरीदो, शाबाश। एसेट के बैलेंस दे रखे, लायबिलिटी बैलेंस दे रखे, इसका क्या करें, मार्क्स कटा लो। पहली तारीख है हमारी 1 अप्रैल 2011, 1/4/2011 को हम पहली एंट्री क्या करेंगे, एसेट्स में क्या क्या दे रखी है, कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एसेट क्या है हमारी, बैंक, और नेक्स्ट
उससे नेक्स्ट और उसके बाद डेटर्स, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। एसेट्स के अकाउंट्स के नाम हमने लिख दिया, अभी हम लिख देते हैं सभी के डेबिट, सभी को हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रेडिट किसे करें, बाकी को नहीं बोलना है, सिर्फ एक से पूछा जा रहा है, आपका भी नंबर आएगा। किसे करें, अरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको दे रखी है, इसमें एसेट का और लायबिलिटी का बैलेंस दे रखा है, अभी आपको बताया। फर्स्ट एंट्री हमारी कौन सी होगी, जहां पर आपको बैलेंस दे रखा हो पिछले साल का एसेट और लायबिलिटी का, तो हमारी एंट्री होगी ओपनिंग एंट्री, उसमें एसेट्स को हम डेबिट करेंगे और लायबिलिटीज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चाहे रूल लगा के देख लो आप। नेक्स्ट ईयर में कैश का हमारे पास 15,000 बैलेंस था, नेक्स्ट ईयर पहले साल की बात है, ये 15,000 पहले साल के अंत में बच गया, दूसरे साल में हमारे पास अब वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, एसेट की वैल्यू दूसरे साल के लिए इंक्रीज हो रही कि नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम इसीलिए उसको डेबिट कर देंगे। और चाहे आप ये याद रख लो, एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लायबिलिटीज, जो लायबिलिटीज आपको दे रखी है, क्या क्या दे रखी है, बैंक लोन क्रेडिटर्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक लोन टू क्रेडिटर्स। बैंक लोन हमें कितने का दे रखा है, 10,000 और 12,500, टोटल मिला के हमारे हो गए 22,500। एसेट का टोटल वो कर देता हूं मैं एक बार, यहाँ पे आपको लिखा गया है 15,000, नेक्स्ट के लिए लिखा गया है 5,000, 20 हो गए प्लस 40,000 60 हो गई, और प्लस आपका है 3,000 63,600 और प्लस 24,000, ये हो गया आपके 63 और 87,600। 87,600 की आपके पास टोटल क्या है, एसेट है। लायबिलिटी आपके पास कितनी है, 22,500, अगर लेस करोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा, 65,100। ये क्या रह गया, कैपिटल। आ रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा अपने माइंड को फास्ट करो। टू कैपिटल 65,100, तो हमने हिडन जो थी इंफॉर्मेशन वो भी निकाल ली। ये पहली एंट्री होगी हमारी ओपनिंग एंट्री। किसी को इसमें डाउट होगी, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बैठ जाओ, नेक्स्ट लड़की फिर जाओ, शाबाश। और आप बुक्स बंद ही कर दो एक बार, क्योंकि बुक्स में तो फिर आप देखोगे, या फिर हम ये करते हैं थोड़े से स्मार्ट बन जाते हैं, अनसोल्ड कर लेते हैं, अनसोल्ड कर लेते हैं। पहली एंट्री हमने कर दी, पहली एंट्री हम नहीं करेंगे अनसोल्ड की, आगे की एंट्री हम करेंगे। या मैं बस नेम ही अमाउंट ही तो चेंज करना है, आइटम तो सेम होगी सारी। 8,000, उसके बाद 7,000, उसके बाद है हमारा 30,000, नेक्स्ट है हमारा 5,000, और नेक्स्ट है हमारा लेटर्स के हमारे 10, 12 और 14, 26 और 36,000, और एक और आ गया बिल्डिंग अमाउंट और डेबिट हो गया आपका। ये है आपको 25,000 की दे रखी है। उस केस में आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 11,000 के, सिर्फ यहाँ पे आपको दे रखा है बैंक लोन खत्म हो गया, क्रेडिटर 11,000 के। नेक्स्ट में आपको कैपिटल दे नहीं रखी, कैपिटल आप फाइंड आउट करोगे 11,000, इसमें से लेस करोगे 8, 7, 15, 29, 45, 5, 50, 50 और ये 75, 75, और ये आपके रहेगी 1,06 और 5, 11, 1,11,000। 1,11,000 में से आप लेस करोगे 11,000, 1,00,000 आपके कैपिटल रहेगी। यही है कुछ आंसर हमारा, बस यहाँ तक का सोल्व हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, अरे बस 2 अप्रैल को हमने क्या किया, बोट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 6,000 फ्रॉम खन्ना एंड ब्रदर लेस 15,000 ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। हमने क्या किया, एक चीज में बताना आपको भूल गया, अगर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट
दोनों दे रखी हुई क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें किसे कैलकुलेट करना है? ट्रेड डिस्काउंट को, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट सभी को दी जाती है, तो सबसे पहले ये कैलकुलेट होगी। ये किसी किसी केस में कैलकुलेट होनी है, तो ये इसके बाद कैलकुलेट होगी। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने अभी बता दिया। आपको कहा जाता है कि हमने गुड्स बाय की है खन्ना एंड ब्रदर से 6000, जिसका लिस्ट प्राइस था। यहां पर आप लिख देते हैं लिस्ट प्राइस 6000। अब हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है 15%। ये भी मैं कैलकुलेट कर देता हूं आपके लिए। 15% इसका आएगा 300, नहीं सॉरी 900। ट्रेड डिस्काउंट 900 आ गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? कैश डिस्काउंट 2%। कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। अब हम कैश डिस्काउंट, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं कहा गया कि कैश डिस्काउंट हमें किस प्राइस के ऊपर देना, तो आपको अपनी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है। 6000 की गुड्स थी, 900 का हमें मिल गया ट्रेड डिस्काउंट, 5100 की रह गई। अब वो कैश डिस्काउंट किसके लिए देगा? कैश से कितना रिसीव करना है? 5100 रिसीव करना है, तो इसके ऊपर ही कैश डिस्काउंट देगा वो, न कि इस प्राइस के ऊपर। अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक दे रखा है फिर तो आपको उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, नहीं तो आप किस पर करोगे? इस प्राइस पर जो आपको कैश रिसीव करना है। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? जो कैश रिसीव करना है उसी पर तो डिस्काउंट देंगे, न कि इस पर देंगे। हमें तो 5100 रिसीव करने थे, तो इस पर डिस्काउंट अलो करेंगे एट द रेट ऑफ 2%। ये भी आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूं। ये आएगी आपकी 102। 2% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 102 आ जाएगा। लेस करके भी दिखा देता हूं आपको। ये रह जाएगा आपका 4998। ये आपके पास बैलेंस रह जाएगा, यही रहेगा। अब नेक्स्ट में कहता है कि पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। 40% हम क्या दे रहे हैं? सेम टाइम। और बाकी हम कब दे रहे हैं? एक और इसमें कॉम्प्लेक्शन आ गई, कॉम्प्लिकेशन, सॉरी कॉम्प्लिकेशन एक और डाल दी इसमें। सेम टाइम पे हम कितना पे कर रहे हैं? 40%। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? कैश पे करते हैं, तो 60% पे तो हमें कैश डिस्काउंट देना ही नहीं, 40% पे देना होगा। तो एक और कॉम्प्लिकेशन हम सोल्व कर लेते हैं। पहले इसका क्या निकाल लें? 40% निकाल लें इसका 40% अगर आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 2000 और 2040। बुक में देख के कॉपी करके नहीं बताना है, कैलकुलेट करके बताओ ना। अच्छा, कैलकुलेट कर रहे हो। 2040 आ गया इसका 40% प्राइस। इस पे हमें देनी है कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। अगर 2% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और 40 रुपीज 8 पैसा। ये आएगा 40 रुपीज 8 पैसा या 80 पैसा, ऐसा कुछ आएगा। 41 कर दिया अप्रोक्स करके, 41 कर दिया। ये आ गई कैश डिस्काउंट। ये इसमें से लेस करते हैं 1999। ये वैल्यू पे कर रहा है कौन? जो बिजनेसमैन। किसको? खन्ना एंड ब्रदर्स को गुड्स बाय करने के लिए। अब इसके लिए एंट्री क्या करेंगे? शाबाश बोला, कैश अकाउंट। ये अमाउंट पे किया जा रहा है किसे? खन्ना एंड ब्रदर्स को। हम क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं उससे गुड्स। तो सबसे पहले आपको अकाउंट आइडेंटिफाई कीजिए जो इस ट्रांजैक्शन से अफेक्ट होने वाले हैं। परचेज, खन्ना एंड ब्रदर्स और कैश। 3 अकाउंट निकल के आ गए हमारे। 3 अकाउंट के साथ हमें डील करनी है, कैश, परचेज और खन्ना एंड ब्रदर्स। ये पर्सनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। कैश हम पे कर रहे हैं, इट मीन्स हमारे पास से जा रहा है, क्या होना है? ये क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट, खन्ना एंड ब्रदर। खन्ना एंड ब्रदर क्या है?
पर्सनल अकाउंट है। रिसीवर है कि गिवर है? गिवर है। क्या गिव कर रहा है? क्या दे रहा है हमें? गुड्स। ये गिवर है। कुछ बच्चे कह सकते हैं यहाँ पर रिसीवर भी है, कैश रिसीव कर रहा है, तो हमें वो नहीं देखना, हमें वो नहीं देखना। कैश रिसीव कर रहा है उसके लिए तो हम एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमें वहां पर तो देखने की जरूरत ही नहीं थी इसका नाम। हम कब देख रहे हैं? जब हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। तो उस केस में ये क्या है? गिवर है। तो ये क्या होगा? गिवर है तो डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। ध्यान रखना है, क्रेडिट करना है। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस जनरेट कर रहा है हमारे डेबिट। तब हमें पता चल गया कौन सा अकाउंट डेबिट होना है, कौन सा क्रेडिट होना है। यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। इसके लिए आप दो अलग से एंट्रियां भी कर सकते हो, एक एंट्री में भी काम कर सकते हो, अपना चला सकते हो। जैसे उसके लिए हम कर रहे हैं एक ही एंट्री। परचेज आपने कितने की है? 5100। टू आप क्या करोगे? कैश। टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम कैश कितना पे कर रहे हैं? 1999। अब हम डिस्काउंट भी तो रिसीव कर रहे हैं। एक और अकाउंट आ गया, डिस्काउंट रिसीव। नॉमिनल अकाउंट गेन है हमारे लिए, क्या होगा? क्रेडिट। इसीलिए इसको क्या कर रहे हैं? टू डिस्काउंट रिसीव 41 रुपीज। डिस्काउंट रिसीव हमने ये कर दिया। अब नेक्स्ट के लिए टू खन्ना एंड ब्रदर्स। उधार कितना रह गया उनका? 240। लेस कर दो 5100 में से लेस करोगे कितना रहेगा? ये रहेगा आपका 3060। ये एंट्री हमारी कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से आपने एंट्रियां करनी है। मेरे ख्याल से दिमाग तो नहीं चला था इतना, है ना? बस सुनते रह गए कि हाँ हाँ ये हो रहा है। जहां तक पहुंचाना चाह रहा था वहां तक पहुंच जाओ, नहीं तो टाइम लगेगा तुम्हें बहुत। एंट्री क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। बैठ जाओ, नेक्स्ट खड़े जाओ। टाइम तो हमारा बहुत लगता है इस तरीके से क्वेश्चन करने में और समझाने में। मैथ का टाइम हो गया। एक ट्रांजेक्शन और बस। रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। अब हमने मोहन से फुल सेटलमेंट के रूप में ड्राफ्ट रिसीव किया है और डिपॉजिट कर दिया इसे बैंक में। चलो मैं बता देता हूँ, एक एंट्री आपको बता देता हूँ, बैठ जाता हूँ, फिर उससे आपका एक पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चेक इन हैंड और चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। ये दो सिचुएशन इस क्वेश्चन में आपके सामने आएगी, चाहे वो बैंक ड्राफ्ट से लेती हो चाहे वो चेक से लेती हो। अगर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको एक आ जाता है कि आपने चेक रिसीव किया, रिसीव्ड चेक, किससे चेक रिसीव किया वो भी आपको दे दिया जाता है, किस अमाउंट का रिसीव किया वो भी आपको दे दिया जाता है। और फिर उसी की स्टेटमेंट में आपको सेम इसी चेक के बारे में अगर डिपॉजिट करवाने के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो आपको क्या करना है? इन दोनों के लिए अलग अलग एंट्रियां करनी है। जब आप चेक रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे? आपके पास आ क्या रहा है? चेक। तो उसके लिए आप एंट्री करते हो चेक इन हैंड। चेक इन हैंड क्या है? रियल अकाउंट है, उसके बदले में आपको पैसा मिल सकता है ना, और एक डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हो आप उसे। चेक इन हैंड अकाउंट क्या होगा? डेबिट। जिस अमाउंट का मिल रहा है वो डेबिट हो जाएगा। टू किससे रिसीव कर रहे हो? बैंक से रिसीव नहीं करेंगे चेक, चेक किसी पर्सन से रिसीव करेंगे। रमेश से हमने रिसीव किया, ये एंट्री होगी। अगर आपने चेक रिसीव किया और बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया है तब ये एंट्री होगी। जब आप बैंक में डिपॉजिट करवाओगे एंट्री क्या करोगे? आप अपने बैंक में चेक लगाओगे, तो जैसे ही आपने चेक लगाया
आपका चेक जैसे ही पास होगा आपके बैंक में पैसे का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक क्या है इस केस में पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, चेक रिसीव कर रहा है, इसे हम क्या करेंगे डेबिट टू चेक इन हैंड। हमारे पास से चेक इन हैंड जा रहा है, ये एंट्री होगी अगर आप चेक रिसीव करते हो फिर बैंक में डिपॉजिट करवाते हो। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड, इट मीन सेम डे आपने चेक रिसीव किया और सेम डे आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो इन दोनों एंट्रियों की बजाय आप एक एंट्री कर सकते हो। एक एंट्री कौन सी, अकाउंट तो हमारा ये एक स्मार्ट वर्क आपने करना है, चेक रिसीव किया और उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो सीधा सा आप यही मानो ना बैंक में पैसे चले गए आपके। तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट करोगे और रमेश का अकाउंट क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। एक ही दिन में दो एंट्री आपको करनी है, एक बार चेक इन हैंड डेबिट हो रहा है, दूसरी बार क्रेडिट हो रहा है, ये दोनों कैंसिल कर दो। तो इन एंट्रियों का निचोड़ हमारा क्या रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो अगर सेम डे डिपॉजिट हो रही है तो ये एंट्री होगी हमारी। दोनों अलग अलग एंट्री आपको पता होनी चाहिए तभी आप ये एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इनमें से दोनों यही तो किया है। एक बार तो हम इसे डेबिट करना, एक बार इसे क्रेडिट करना, इसकी बजाय हम कैंसिल कर देते, दोनों को एक एंट्री कर देते, ऐसा कर सकते हो। ये होगी तब एंट्री जब आपने चेक रिसीव किया। एक सिचुएशन और आपके सामने आएगी, अगर इस चेक को जो आपने रिसीव किया डिसऑनर हो जाए, अपमान हो जाए इस चेक का, मींस इसके बैंक अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है जितने का इसने चेक काट दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये एंट्री अगर आपको पता है तो रिवर्स एंट्री आपको करनी है इसकी। दोनों एंट्री आपको पता होनी चाहिए तब आप रिवर्स एंट्री करोगे। रिवर्स एंट्री इसकी क्या होगी, देखो एक बार बैंक का जो चेक था आपने अपने बैंक में जमा करवाया, आपके बैंक ने देखा कि इसके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है, ये चेक हमें वापस कर देगा कि नहीं कर देगा। हमारे पास क्या आ रहा है, चेक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट होगा जब हमारे पास आ रहा है। टू कहां से आ रहा है, बैंक से, टू बैंक। अब हम अपने पास तो रखेंगे नहीं, उसे किसे देंगे, रमेश। रमेश अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, जो अमाउंट है हम यहां पे लिख देंगे। अब अगर आपने पहले ये वाली एक ही एंट्री की हुई है कैंसिल करके, तब आप यहां पे भी एक ही एंट्री कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसकी रिवर्स एंट्री हुई कि नहीं हुई। यहां पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रमेश है, यहां पर रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन कंसेप्ट आपके समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने दोनों एंट्री आपको बताई। और अगर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं कहा जाता कि आपने चेक रिसीव किया और उसमें आपको डिपॉजिट की डेट नहीं दे रखी, तो आप क्या मानोगे कि वो चेक सेम डे डिपॉजिट हो चुका है, तो आप बैंक वाली एंट्री करोगे डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पूरी चेक कर लोगे, जो चेक आपको दिया गया है वो अगर किसी अदर डेट को डिपॉजिट करवाया जाता है, तब आप दोनों के लिए अलग अलग एंट्रियां करोगे, अदरवाइज एक ही एंट्री आप करोगे। ठीक है, बस यही पे लेक्चर कंप्लीट करते हैं।